नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जायंगड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 2 राष्ट्रीय आय के लेखांकन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्पादन विधि और व्यय विधि किस प्रकार ज्ञात की जाती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम ज्ञात करेंगे कि आय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है। देखो बच्चों, आय विधि भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इस विधि में उत्पादन के साधनों को मिलने वाले पारिश्रमिक। देखो बच्चों, जब हमने उत्पादन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने उत्पादन के साधनों के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको सब कुछ बताया था कि उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा भी की थी। तो उत्पादन के साधनों को मिलने वाले पारिश्रमिक, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ को जोड़कर, ध्यान देना बच्चों, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, जो कि क्या उत्पादन के साधनों को मिलने वाले पारिश्रमिक है, को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। यह विभिन्न साधनों को प्राप्त आय का योग होती है। तो बच्चों, आय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करेंगे कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनसे जो पारिश्रमिक मिलता है उन सभी पारिश्रमों का कुल योग राष्ट्रीय आय होती है आय विधि के माध्यम से। ध्यान देना बच्चों, आय विधि द्वारा देश में आय के वितरण की जानकारी मिलती है। आय विधि के माध्यम से ही, ध्यान देना बच्चों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस विधि के माध्यम से देश में आय के वितरण की जानकारी मिलती है, तो केवल और केवल आय विधि के द्वारा ही देश में आय के वितरण की जानकारी मिलती है। उत्पादन का पूर्णतः वितरण, ध्यान देना बच्चों कि उत्पादन का पूर्णतः वितरण साधनों में हो जाने के बाद शेष कुछ नहीं बचता। यानी उत्पादन का पूर्णतः वितरण साधनों में हो जाता है ना, उसके बाद शेष कुछ भी नहीं बचता। यानी सब कुछ क्या है, उत्पादन के साधनों को वितरित कर दिया जाता है। उत्पादन के साधनों को वितरित आय के घटक है मजदूरी, श्रम को मजदूरी मिलती है, भूमि को लगान मिलते हैं, पूंजी को ब्याज मिलता है और उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए साधनों की आय को जोड़ते हैं। तो सकल राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी, ध्यान देना बच्चों, मेन बात आ गई यहाँ पे कि सकल राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी। सकल राष्ट्रीय आय बराबर है मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का योग। तो ये क्या है, उत्पादन के साधनों को मिलने वाले पारिश्रमिक या प्रतिफल का योग हो जाएगी। यानी GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम यानी सकल राष्ट्रीय आय बराबर हो जाएगी W + R + IN + P, जहां W क्या है, वेजेस यानी मजदूरी, R है रेंट यानी लगान, IN यानी इंटरेस्ट यानी ब्याज और P यानी प्रॉफिट। तो इन सब का योग क्या हो जाएगी, GNI होगी। तो GNI को ही क्या कहते हैं, NDP एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होती है। तो GNI क्या होती है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद होती है। आय विधि की हमने चर्चा कर ली है। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यय का योग, ध्यान देना बच्चों कि अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यय का योग उत्पादनों के साधनों की सम्मिलित आय के बराबर होता है। देखो, हमने जब व्यय विधि पढ़ी थी हमने देखा था कि जब आय का वर्तुल प्रभाव हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र की व्यय होती है, एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय होती है। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है कि अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यय का योग, जो कि हमने व्यय विधि के माध्यम से पढ़ा था कि अंतिम व्यय का योग उत्पादन के साधनों की सम्मिलित आय के बराबर होता है। यानी अंतिम व्यय का योग किसके बराबर होगा, उत्पादन के साधनों की सम्मिलित आय के बराबर होगा। सभी फर्मों द्वारा अर्जित आय का वितरण, ध्यान देना बच्चों कि सभी फर्मों द्वारा अर्जित आय का वितरण, ध्यान देना, सभी फर्मों द्वारा अर्जित आय का, सभी फर्में होती है वो अर्जित आय करती है, तो अर्जित आय का वितरण उत्पादन के साधनों को वेतन, मजदूरी, लाभ, ब्याज व लगान के रूप में होना चाहिए। अतः सकल घरेलू उत्पाद, ध्यान देना बच्चों, अतः सकल घरेलू उत्पाद बराबर होता है सिग्मा एन GVA, मतलब सकल मूल्य वर्धित तादाद में है
जी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम तादाद में है डब्ल्यू प्लस आर प्लस आई एन प्लस आर। यानी कहने का मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होगा सकल राष्ट्रीय व्यय के, और सकल राष्ट्रीय व्यय बराबर होगा सकल राष्ट्रीय आय के। यानी कहने का मतलब है हम जब तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो तीनों विधियों से हमें राष्ट्रीय आय की गणना लगभग बराबर प्राप्त होती है। यानी जीएनपी तादाद में है जीएनई तादाद में है जीएनआई के। तो देखो बच्चों मैंने एक चार्ट बनाया है कि वह विधि में क्या है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन जो वह विधि को दर्शाता है। आई विधि में क्या है डब्ल्यू प्लस आई एन प्लस आर प्लस पी जो वह विधि को दर्शाता है। और उत्पादन क्या है सकल मूल्य वर्धित के योग को दर्शाता है। यदि एन फर्में है ना तो एन फर्मों के सकल मूल्य वर्धित योग को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम तीनों विधियों चाहे उत्पादन विधि हो चाहे आय विधि हो चाहे व्यय विधि हो, अगर हम तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो तीनों विधियों से लगभग राष्ट्रीय आय की गणना समान आएगी। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो बच्चों कि माना कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण बताऊंगा और उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों विधियों से अब हम गणना कर रहे हैं। तो बच्चों इनको नोट कर लेना। अब मैं उदाहरण बता रहा हूं। देखो बच्चों ये है उदाहरण। माना कि अर्थव्यवस्था में दो फर्म है। कितनी फर्म है? दो, ए और बी फर्म है। ध्यान देना बच्चों कितनी फर्म है? ए और बी। तो ये तो देखो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये चार्ट बना लेता हूं मैं कि अर्थव्यवस्था में कितनी फर्में हैं? दो, ए और बी फर्में हो गई। अब इधर ध्यान देना बच्चों। तो अर्थव्यवस्था में है दो फर्में ए और बी। ठीक है। तो जो ए फर्म है वो 50 रुपए का कपास का उत्पादन करती है। यानी कपास का मूल्य कितना हो गया? यानी उत्पादन का मूल्य कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। देखना बच्चों उत्पादन का मूल्य 50 रुपए हो गया। और मध्यवर्ती वस्तु क्या है? वो कुछ भी उपयोग में नहीं लेती। तो मध्यवर्ती वस्तु कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है। और मूल्यवर्ती क्या हो जाएगी? हमने पढ़ा था उत्पादन विधि या व्यय विधि के बारे में पढ़ा था। तो हमने उत्पादन विधि में पढ़ा था कि मूल्यवर्ती क्या होती है? उत्पादन मूल्य और मध्यवर्ती वस्तु का अंतर होती है। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 50 ही हो जाएगा। अब जो कपास का उत्पादन किया है किसान, उसने क्या किया? अपना जो माल है कपास वो बेच दिया कपड़ा मिल को। ठीक है। और कपड़ा मिल ने क्या किया? 200 रुपए का क्या किया? कपड़े का उत्पादन किया जो कि उपभोक्ताओं को बेच दिया। 200 रुपए कपड़ा बेचा किसको? उपभोक्ताओं को। तो उसने क्या किया? 50 रुपए का कपास यूज किया था और मूल्यवर्ती क्या हो गई? 150। तो मूल्यवर्ती क्या होती है कि उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य घटा देते तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? मूल्यवर्ती प्राप्त हो जाती है। तो आपने क्या इस विधि के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल सकते हो। तो मैंने बताया कि फर्म है ए 50 रुपए का कपास का उत्पादन करती है, मध्यवर्ती वस्तु कुछ भी यूज नहीं करती। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्यवर्ती कितनी हो जाती है? 50 रुपए। इसी प्रकार बी फर्म है वो 200 रुपए का क्या करती है? उत्पादन बेचती है। 50 रुपए का क्या करती है? मध्यवर्ती वस्तु को उपयोग करती है और 150 रुपए का क्या होता है? मूल्य वर्धित हो जाता है। तो हमने पढ़ा था GVA। तो हमने पढ़ा था कि फर्म ए का सकल मूल्य वर्धित 50 रुपए। देखो फर्म ए का सकल मूल्य वर्धित 50 रुपए हो गया और फर्म बी का सकल मूल्य वर्धित कितना है? 150 रुपए। 150 रुपए हो गया। तो दोनों कितने हो गए? 200 रुपए हो गए। ठीक है। तो हमें सकल मूल्य वर्धित कितना प्राप्त हुआ? उत्पादन विधि से 200 रुपए प्राप्त हुआ। यानी 200 रुपए से क्या है? राष्ट्रीय आय कितनी? सकल उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय कितनी हो गई? 200 रुपए की हो गई। ठीक है। ये तो हम बात की है उत्पादन विधि से। हमने राष्ट्रीय आय की गणना की। एक उदाहरण के माध्यम से कितने आए? 200 रुपए आए। अब हम बात करते हैं व्यय विधि की। तो व्यय विधि क्या होती है? अंतिम प्रयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय का योग। तो दूसरी विधि क्या है? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
के प्रयोग के लिए व्ययों का जोड़। तो देखो ये कितना होगा, GNE कितना होगा, 200 रुपये होगा। कैसे होगा 200 रुपये, क्योंकि तो GNE 200 रुपये होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो उपभोक्ता ने कितना का व्यय किया, 200 रुपये का व्यय किया। ठीक है, उपभोक्ता ने क्या किया, कपड़े खरीदने के लिए 200 का व्यय किया, और यहाँ सकल मूल्य वर्धित भी कितनी है, 200 है। तो ये क्या हो जाएगा, GNE सकल राष्ट्रीय व्यय कितना है, 200 रुपये हो जाएगा। तो हमने दोनों विधियों से ज्ञात किया कि सकल मूल्य वर्धित और सकल राष्ट्रीय व्यय दोनों क्या है, बराबर है। अब हमारी बच गई तीसरी विधि जो आय विधि है ना, उसमें तो मैं आय विधि के माध्यम से आपको समझा देता हूं। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ मैं समझा देता हूं, ये आय विधि से मैं समझा रहा हूं। जैसे फर्म ए है, फर्म ए है, ठीक है, फर्म ए कितने का उत्पादन करती है, 50 रुपए का। फर्म ए 50 रुपए का उत्पादन करती है, जिसमें मजदूरी और लाभ दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, मैं फर्म ए की बात कर रहा हूं। तो वो क्या करती है, 20 रुपए की मजदूरी करती है और 30 रुपए का लाभ कमाती है। तो टोटल कितनी हो जाती है, 50 रुपए। ठीक है, और फर्म बी 60 रुपए की मजदूरी करती है और लाभ कमाती है 90 रुपए का। तो टोटल कितने हो गए, 150 हो गए। तो अब आय विधि में क्या होता है, साधनों पर किए गए उत्पादन के साधनों पर किए गए व्यय का जोड़। तो यहाँ दो साधन लिए हमने, मजदूरी और श्रम और उद्यमी। तो मजदूरी और लाभ का योग क्या हो जाएगा, मजदूरी प्लस लाभ। ठीक है, तो मजदूरी कितनी हो गई, यहाँ फर्म ए की है 20 और फर्म बी की है 60। ठीक है, फिर मजदूरी हो गई, और लाभ कितना है, फर्म ए का 30 है और फर्म बी का लाभ है 90। तो ए 80 हो गए टोटल और ए हो गए 120। तो देखो बच्चों आय कितनी आई, 200 रुपये। तो हमने तीनों विधियों से गणना की, उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। तो तीनों विधियों से हमने गणना की, तो हमारे पास क्या आया, ग्रॉस वैल्यू एडेड बराबर है ग्रॉस एन जीएनपी बराबर है GNE बराबर है GNI के, यानी तीनों क्या है, 200 रुपये है। देखो हमने इस उदाहरण में क्या है, माध्यम से समझा है, तीनों में क्या है, 200 रुपये। तो हमने राष्ट्रीय आय की तीनों विधियां पढ़ी, उत्पादन या मूल्य संवर्धन विधि, दूसरी पढ़ी हमने व्यय विधि और तीसरी पढ़ी हमने आय विधि। तो बच्चों हमने उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि तीनों का अलग अलग वीडियो बनाया है। तो आप तीनों वीडियो को अच्छी से समझना, अच्छी से देखना, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछना। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।